नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। आनंद भी हमारे साथ हैं। मिडिल ईस्ट को लेकर भी चर्चा होगी। ऐसी नौबत क्या आई होगी कि यूएस को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को एक और युद्धक जहाज भेजना पड़ा। कहाँ भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है, क्या ऐसी नौबत आ गई है? और आखिर नेतन्याहू भागे भागे तो गए थे ट्रंप से मुलाकात करने के लिए। मुलाकात हुई, हो रही है, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, पर मीडिया से इतनी दूरी, जबकि दोनों ही नेता बहुत मीडिया फ्रेंडली हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आखिर वो क्या डर है, क्या दहशत है, क्या परेशानी है और क्या वो प्लानिंग है कि अचानक से अमेरिका जो अपने एयर बेस, नेवल बेस, मिलिट्री बेस है ईरान के इर्द गिर्द, उन्हें मजबूत करने लगा है। कोई तो बात होगी, कोई तो योजना होगी। और इन सब के बीच अगर ईरान से खामेनेई क्रांति की वर्षगांठ मनाते हुए नजर आ जाएं तो जाने किस किस के सीने पर सांप लौट जाए। इसी के इर्द गिर्द सारी चर्चा होगी। सबसे पहले अपडेट लेंगे और शुरुआत करेंगे कि नेवल बेस, एयर बेस, मिलिट्री बेस, किसका डर, वो भी सुपर पावर को। आनंद जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दरअसल अमेरिका के मिडिल ईस्ट में बहुत सारे एयरबेस हैं। अब मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से ईरान का लगातार एक तरीके से कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है कि अगर हमला हमारे पे होता है, ईरान पे अगर अटैक होता है, तो मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी एयरबेस है वो निशाने पे रहेंगे ईरान के। यही कारण है और यही डर है कि अमेरिका ने सबसे पहला जो कदम उठाया है वो कतर से उठाया है। कतर के जो अल उदैद बेस पर दरअसल वहाँ पर अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइलों को मोबाइल लॉन्चिंग पर तैनात कर दिया है। तो मोबाइल लॉन्चरों पर तैनात करने का ये तात्पर्य एकदम स्पष्ट समझ में आता है कि ईरान के साथ जो तनाव को लेकर के या फिर सुरक्षा को लेकर के जो संकेत थे, अब उसको अमेरिका पकड़ना शुरू कर दिया है। और यही कारण है, खबर तो अभी कतर की हमारे सामने आई है, लेकिन कुछ सोर्सेज के हवाले से ये भी खबर है कि जितने भी एयरबेस है सऊदी में, यूएई में, या फिर आप इधर देख लीजिए कतर में, तो इन सभी मिडिल ईस्ट में जितने भी एयरबेस है वहाँ पर पेट्रियट मिसाइलों को मोबाइल लॉन्चरों से तैनात किया जा रहा है। कतर वही है अल उदैद जहाँ पर एक बार और जून के दौरान हमला। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये अच्छा आपने याद दिलाया। जून में जो 12 दिन के हमले हुए थे उसके दरमियान या फिर उसके बाद जो ईरान ने प्रतिक्रिया दी थी या फिर ईरान ने जो हमला किया था, तो वो ईरान ने यही दावा किया था कि मैं कतर के एयरबेस पर हमला किया हूँ। इस टाइप से उनका कुछ दावा था उस टाइम। हालांकि अभी अमेरिका इसको पुष्टि नहीं किया है, लेकिन हाँ, उससे ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। यही कारण है कि ईरान पहले संकेत दे रहा है कि आप अपने मिडिल ईस्ट में जितने भी एयरबेस हैं उसको बचा लीजिए। दूसरा जो प्रॉक्सी है अमेरिका का वहाँ पर इजराइल, उससे सबसे ज़्यादा खतरा है। और यही कारण है कि जैसा आपने बोला कि भागे भागे अमेरिका पहुंचे हुए नेतन्याहू, और नेतन्याहू का इन 13 महीने में, यानी कि इन 13 महीने में ट्रंप से जो है कि ये 7वां मुलाकात है, 7वां बातचीत है। और ये अभी बातचीत हुई है या फिर हो रही है ओवल ऑफिस में, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाए क्योंकि इस बैठक से मीडिया को दूर रखा गया है। और आने वाले समय में मीटिंग खत्म होने के बाद हमको लगता है कि एक बार फिर से ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां पर दोनों नेता, जैसे कि ट्रंप पहले करते आए हैं, हो सकता है कि नेतन्याहू और ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इस बैठक को लेकर के। हाँ, लेकिन इस बैठक से बहुत कुछ सोर्सेज जो निकल करके सामने आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि ट्रंप से मुलाकात से पहले जो है कि नेतन्याहू की बैठक हुई है, और ये बैठक हुई है कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ। और इस बैठक में ट्रंप नेतन्याहू ने गाजा की समस्याओं को रखा है और साथ ही उन्होंने अन्य मुद्दों को भी शेयर किया है। लेकिन इसमें जो ट्रंप से जो बैठक हुई है, अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि अभी किन किन मुद्दों पे बात हो रही है उनकी या हो चुकी है। लेकिन ये बता दें कि नेतन्याहू अगर बात करने गए हैं, और इस दरमियान, क्योंकि आपको भी पता है कि शुक्रवार को पहली जो बैठक थी वो हो चुकी है और उसका अभी कोई निर्णय नहीं आया, लेकिन ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ये जो दूसरी बैठक है, दूसरे दौर की जो बैठक है, ये दूसरे हफ्ते में, मतलब अगला हफ्ते में, जो आने वाला हफ्ता है उसमें होना है। ये बैठक को लेकर मैं एक चीज और, थोड़ा सा मैं ईरान से आनंद हटना चाहूंगा। ईरान को लेकर हम फिर चर्चा पे लौटेंगे। बिल्कुल। क्या इस बैठक के दौरान गजा को लेकर कोई फटकार सुनाई जाएगी? एक तरफ आप 20 पॉइंट्स का पीस बोर्ड बना रहे हैं, बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं, और जब से आपने बोर्ड ऑफ पीस बनाया है तब से ऐसा लगता है कि लगातार इजराइल वहाँ पर अटैक कर रहा है। आप कह रहे हैं कि उस रास्ते को, एकमात्र रास्ता जो है, जो
मेरे ख्याल से मिस्र की तरफ खुलता है और एक इजराइल की तरफ खुलता है, उसे आपने बिल्कुल बंद कर रखा है। आपने कहा है कि हम नहीं जाने देंगे, पूरी चेकिंग करने के बाद जाने देंगे। फिर आप लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहे हैं, बार बार फायरिंग हो रही है। तो कोई फटकार मिलेगी या उसी तरह शय यहाँ पर मिलती रहेगी? देखिए, हमेशा से ईरान अमेरिका जो है कि इजराइल का सपोर्ट करता आया है, चाहे वो आप जो बाइडन की सरकार में देख लीजिए या फिर ट्रम्प की सरकार में देख लीजिए। इसके पहले, जो बाइडन के पहले भी ट्रम्प की सरकार थी उस समय भी। और ये आप इतिहास खंगालेंगे तो आपको अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा दिखता रहेगा हमेशा, और ये आने वाले समय में भी ऐसा होता रहेगा। ऐसा अनुमान इसलिए है क्योंकि आपको भी पता है, और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में पूरे मुस्लिम कंट्रियों को दबाव में या फिर एक कह लें कि प्रेशर जो बनाता है इजराइल, वो और कोई देश बना नहीं सकता है मिडिल ईस्ट में। और यही कारण है अमेरिका हमेशा इसीलिए मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमेशा इजराइल को सटा के रखता है। दूसरी बात और कि ट्रम्प से बैठक के पहले जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, हाँ बिल्कुल, हाँ, ट्रम्प के ये दामाद हैं, जैसे हमारे यहाँ भी दामाद भगवान होता है ना, तो बिल्कुल आप सही करें। तो उसके बाद स्टीव विटकॉफ, इन लोगों से मुलाकात में गाजा, ईरान और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा हुई। क्षेत्रीय सुरक्षा बहुत अहम मुद्दा है इजराइल के लिए, क्योंकि जो ईरान के प्रॉक्सी हैं तीन, हिजबुल्लाह, हमास और हुती, हाँ, ये तीनों जो है ना कि एकदम मतलब कि इजराइल का नस पकड़ के हमेशा रखते हैं। और इजराइल को यही डर है कि ईरान पर अगर अटैक होगा तो पहले ईरान अटैक करेगा कि नहीं करेगा अटैक के बाद, लेकिन ये जो तीनों प्रॉक्सी हैं ये एक्टिव हो जाएंगे, और एक्टिव होने से इजराइल को काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि गाजा में जिस तरीके से अभी वारदात हो रहे हैं सीज फायर के बाद भी। और दूसरी बात, सीज फायर को लेकर के भी ट्रम्प की बातचीत होगी नेतन्याहू से कि क्या सीज फायर को कितने दिनों तक और आगे बढ़ाया जा सकता है, और आगे बढ़ाने के साथ साथ इजराइल का जो उल्लंघन पर आरोप लगे हैं उस पर भी चर्चा की जा सकती है ट्रम्प से, नेतन्याहू की। तो ये गाजा को लेकर भी हमने आपको अपडेट दे दिया, क्योंकि लगातार उल्लंघन हो ही रहे हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है कि जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जैसे घर में गेट में दो पल्ले नहीं होते हैं, इनको खोलो तो ही घर के अंदर जा पाओगे, कभी कभी ऐसा लगता है, जानकारी ये भी कह देते हैं। खैर, गाजा से हम चर्चा को वापस ईरान की तरफ लेकर जाएंगे। नेतन्याहू दरअसल चाहते क्या है, क्या क्या उनके एजेंडा हैं? ये तो तय है, जैसे आपने कहा कि जो तीन लोग हैं, हुती हैं, हिजबुल्लाह हैं, हमास है, इसके साथ और ईरान ऑब्वियसली, तो ये एक बड़ी मुसीबत बने हुए नेतन्याहू के लिए। क्या वो कहेंगे जब व्हाइट हाउस में चर्चा होगी या हो रही होगी या हो गई होगी, क्या उन्होंने की पॉइंट उठाए होंगे? देखिए, उनका सबसे बड़ा एजेंडा जो यही है कि नेतन्याहू ट्रम्प पर हमेशा से दबाव बनाते आए हैं, और यही कारण है कि दबाव फिर से डालना शुरू कर दिए हैं, और अब तो वाशिंगटन पहुंच भी गए हैं। और वहां से दबाव डालने का मतलब ये है कि अमेरिका ईरान की जो परमाणु वार्ता हो रही है, बातचीत जो हो रही है, जो डील हो रही है, वो सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सीमित न रह जाए। वो चाहते क्या है, नेतन्याहू क्या चाहते हैं, इसको मैं 3 पॉइंट में आपको समझा देता हूँ। पहला कि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको सख्त रोक दिया जाए, मतलब उसको बंद कर दिया जाए। हालांकि कुछ ऐसे दावे आए थे कि 500 किलोमीटर तक के रेंज वाले जो दूर की मिसाइलें हैं वो ईरान बना सकता है। हालांकि अब इस बैठक के बाद स्पष्ट होगा कि क्या नेतन्याहू के जितने पॉइंट है वो होता है, उस पर बातचीत पर मुहर लगती है या नहीं लगती है मांग पर। तो पहला तो ये हो गया कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सख्त रोक दिया जाए। दूसरा है कि उनकी जो प्रॉक्सी हैं हमास, हिजबुल्लाह और हुती, इन पर कार्रवाई की जाए। मतलब पहले तो ये होता था कि मदद रोक दी जाए ईरान की तरफ से, लेकिन अब चाहते हैं नेतन्याहू कि अब इन तीनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई कैसे होगी ये भी आपको पता है कि वो हमला करना चाहते हैं, हमला करना चाहते हैं। हालांकि हमास की कमर पूरा तोड़ करके रखे हैं इजराइल में नेतन्याहू, फिलिस्तीन में हमास पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है और सरेंडर भी कर चुका है एक तरीके से। यही कारण है कि सीज फायर वहाँ पे चल रहा है, बीच बीच में हमले होते रहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर डील नहीं बनी तो सैन्य विकल्प खुले रखने की बात कर रहे हैं वो, मतलब बात रखना चाहते हैं। मतलब सेना का ऑप्शन हमेशा रहेगा सैन्य विकल्प का। और वैसे जैसे आनंद जिनका जिक्र कर रहे हैं, ये बात सही आपने कही है कि हमास को एक तरह से तोड़कर रख दिया है, लेकिन मामला अभी निरस्त्रीकरण तक नहीं गया है। हाँ। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इतने बड़े दिग्गज हैं नेतन्याहू, पर अभी भी वो जो बारूदी सुरंगें या वो जो बंधक हैं वो तभी रिलीज हो पाए या उनकी डेड बॉडीज तभी निकल पाई जब हमास ने चाहा, वरना आप तमाम प्रयास करने के बावजूद, तमाम तकनीकी रूप से मजबूत होने के बावजूद खोज नहीं पाए थे।
तो हकीकत यही और यही वजह है कि जो 20 पॉइंट्स हैं या वो जो चरणबद्ध है उसमें एक हमास का निरस्त्रीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। और आनंद अक्सर समझाते हैं कि हमास सिर्फ वहाँ पर अस्त्र शस्त्र वाली मसला नहीं है, वहाँ के समाज में भी गहरा दखल है। बिल्कुल, चुनाव में वो फैसले की स्थिति में होता है। खैर, एक बात और भी है कि ये तय है कि जो पूरी बातचीत का फोकस रहेगा वो ईरान पर रहेगा, नेतन्याहू का। लेकिन ट्रंप से क्या कुछ सुनने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए ट्रम्प का जो स्टैंड है वो उन्होंने तो पहले साफ तौर से बोल दिया है कि ये डील होनी चाहिए और ईरान भी ये समझौता चाहता है। लेकिन ये डील अगर नहीं होती है तो वो आगे का क्या प्लान है या फिर वो क्या चाहते हैं ईरान से, उन्होंने तो पहले साफ बोल दिया कि बहुत सख्त कदम उठाया जाएगा ईरान के खिलाफ अगर वो डील नहीं करता है ईरान तो। दूसरा, मिडिल ईस्ट में उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। मिडिल ईस्ट में दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो है वो भेजने का वो एक तरीके से विचार बना रहे हैं, क्योंकि अभी वो जो दूसरा एयरक्राफ्ट एयरबेस जो है वो अभी है वर्जीनिया में, वहाँ पर अभ्यास उसके चल रहे हैं। लेकिन दूसरा जो एयरक्राफ्ट है उसका नाम है यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश। और ये शायद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है हाँ। कि अगर वो इशारे कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, मतलब वो मन बना चुके हैं। मतलब यूएसएस अब्राहम लिंकन के अलावा एक और चलता फिरता युद्ध का शहर, इसे अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो इसे भेज रहे हैं। बिल्कुल, ये मनोवैज्ञानिक है या वाकई ऐसा हो सकता है आनंद? क्योंकि सारे जानकार ये कह रहे हैं कि युद्ध तो लगभग होने की स्थिति है। बिल्कुल, लेकिन ईरान पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप हर एक चाल चल रहे हैं, चाहे फिर वो जंगी बेड़ा की बात कर लें, जो जंगी बेड़े जहाज जो वहाँ पहुँच रहे हैं, दूसरे जहाज पर भी विचार बना रहे हैं। विचार बनाने का मतलब यही है कि आने वाले समय में भेज भी सकते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में पहुँचने के लिए उसको 4 हफ्ते का समय चाहिए। अगर अभी भी भेजना चाहेंगे तो 4 हफ्ते लगेंगे उनको मिडिल ईस्ट में पहुँचने में। और दूसरी बात कि अरब सागर में अभी तैनात है यूएसएस अब्राहम लिंकन, उस पर एक बार अटैक होने की प्रयास हुए थे, ऐसा अमेरिका का कहना है, क्योंकि वहाँ पर ईरान की तरफ से ड्रोन भेजे गए थे और उस ड्रोन से ईरान को तो बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं कि कैसा है वहाँ पर, किस तरीके से वहाँ पर गतिविधि है अरब सागर में और यूएसएस अब्राहम लिंकन पर। हालांकि यूएसएस अब्राहम लिंकन से F-15 उड़ करके जो फाइटर जेट है वो गिरा देता है ड्रोन को। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का बात यह है कि दूसरा जंगी बेड़ा भेजने का, यानी कि एयरक्राफ्ट भेजने का ये तात्पर्य या फिर क्या संकेत है, ये स्पष्ट ये नज़र आता है, जैसा जानकार कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। बाकी इससे और कुछ भी तथ्य या तर्क निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने आप में बहुत ही काबिल है और वो चाहे तो हमला कर सकता था, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी पीछे लौटकर अरब सागर की तरफ मुड़ गया। दूसरी ये खबर और आ रही है, एक खबर ये है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ईरान में इतने तनाव के बीच, अमेरिका और ईरान के तनाव के बीच जश्न मनाया जा रहा है ईरान में। तो बताइए आप ईरान में जश्न के थोड़ा ये मैं दरअसल ईरान के बारे में पूरा अपडेट आपसे जानना चाह रहा था कि क्या कुछ अपडेट आपके पास ईरान को लेकर है। और इसका ये 2 बातें जो आज ये पूरी चर्चा हो रही है ना, इसमें 2 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो दूसरा जो चलता फिरता युद्ध का शहर, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ, क्राफ्ट कैरियर जिसको बोला जाता है, उसका मूवमेंट का इशारा देना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईरान कर क्या रहा है इसे समझना, क्योंकि ईरान ऐसा लगता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से इस युद्ध में अभी भी आगे चल रहा है। वो जब चाहता है कि अमेरिका मिसाइल की बात करे, अमेरिका मिसाइल की बात कर रहा है। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में, जैसे हम कहते हैं कि नैरेटिव सेट करना। तो क्या मनोवैज्ञानिक तौर पर ईरान इसे सेट कर रहा है? अब जबकि इतना युद्ध की स्थितियां चल रही हैं, उसने कहा कि नहीं, हम तो 1979 की जो क्रांति थी भाई साहब, उसके ऊपर जश्न मनाएंगे। हालांकि इसके और भी कई मायने होंगे, इसे डिकोड करते हैं ये जश्न, इसके मायने, और ईरान से क्या कुछ और अपडेट आपके पास? देखिए, खामनेई साहब जो है कि बहुत दिनों तक खबरें ऐसी सामने आ रही थी कि खामनेई साहब बंकर में छुपे हुए हैं, लेकिन कुछ ये 15 दिनों से बाहर आकर के वो एक तरीके से खुला चेतावनी या फिर खुली बयान दे रहे हैं अमेरिका के खिलाफ या फिर इजराइल के खिलाफ। और इसके पहले भी जैसा कि जैसा आपने बताया कि जो 47वीं वर्षगांठ जो है कि इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ ईरान मना रहा है, और इस वर्षगांठ में अगर आप देखेंगे तो सड़कों पर ईरान की जो सड़कों पर लाखों की तादाद में लोग उतरे हुए हैं जश्न मनाने के लिए। इतने तनाव के बीच भी ये खामनेई साहब का एक तरीके से ये बोल लें कि ताकत है, या फिर आप इसको एक इशारा बोल सकते हैं जनता को लेकर के, क्योंकि आज खामनेई साहब ईरान के सरकारी जो चैनल है टीवी पर, उस पर आकर के उन्होंने संबोधित किया था देश को, और ईरान की जनता को साफ संकेत दे दिए थे कि आपको एक होना पड़ेगा, और एक हो जाएंगे जिस दिन,
उस दिन दुनिया समझ जाएगी कि ईरान की ताकत क्या है। परमाणु मिसाइल, परमाणु बम या फिर मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कोई ताकत होती नहीं है, खामनेई साहब का कहना है। खामनेई साहब का कहना है कि इससे भी बढ़कर के है ईरान की एकता। जनता में अगर एकता रहेगी तो कोई भी, दुनिया की कोई भी ताकत आकर के ईरान को हिला नहीं सकती है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से जुलूस निकाले गए हैं वर्षगांठ पर, तो ये जुलूस में लाखों की तादाद में लोग झंडे लेकर के ईरान के निकले हैं। और खुमैनी साहब को भी याद करें, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी खुमैनी साहब की। उन्होंने ही इस्लामिक क्रांति की स्थापना की थी, और खुमैनी साहब को याद करके यही हर साल वर्षगांठ जो कि मनाया जाता है 11 फरवरी को, जो आज की डेट में। और 47वीं वर्षगांठ में एक और महत्वपूर्ण बात आई है, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियान ने आज़ादी स्क्वायर पर भाषण दिया है, और उन्होंने साफ संकेत दे दिए, साफ बयान दे दिए हैं कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता, और वो किसी भी सत्यापन या वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं के लिए वो तैयार है। मतलब किसी भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो परमाणु बम नहीं बनाना चाहता। लेकिन जिस तरीके से आप अमेरिका और इजराइल को बोल रहे हैं, जिस तरीके से आप प्रेशर बना रहे हो ईरान पर, आने वाले समय पर ईरान चुप नहीं बैठेगा। कुछ अगर ईरान अगर कर सकता है तो जैसा कि आपने देखा कि ड्रोन भेज करके सबूत निकालना, क्योंकि ईरान हमेशा से चुप बैठता नहीं है और इस बार भी चुप नहीं बैठा है। लगातार अमेरिका के बयानों पर या फिर कार्रवाइयों पर प्रतिक्रिया लगातार देता जा रहा है। बिल्कुल लगातार रिएक्शन भी आ रहे हैं। और बहमन या आदर्श ने मुझे शब्द, आनंद ने मुझे शब्द बताया है, जो वर्षगांठ वहाँ पर मनाई जा रही है इस्लामिक क्रांति की। ये जो पहलवी के ख़ानदान है, मतलब वंशज हैं, उनसे सत्ता, इस्लामी शासन ये खुमैनी साहब ने लिया, और उसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी हैं खामेनी। एक और बात है आनंद, जो आज हमने सुबह इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका का ओवर कॉन्फिडेंस, या सबको लग रहा था कि ये तो भाई एक इस्लामिक धर्मगुरु हैं, ये क्या एक लीडर की तरह मिसाइलें बनवा देंगे, परमाणु बम बनवा देंगे, या इतना तेज़ी से काम करवा देंगे। लेकिन ईरान ने वो कर दिखाया। आज सारी जगह उसकी मिसाइलों की, खुर्रम शहर, सेजिल, हमा, जो उसकी अलग अलग मिसाइलें हैं, हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। तो यहाँ तो उन्होंने फेल कर दिया कि वो बहुत खामोशी से काम करते रहे। अब आप देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया है, जून में आपने कहा कि सब तहस नहस कर दिया, सारे परमाणु संयंत्र और ये सब संस्थान उड़ा दिए गए। उसके बाद आप देख लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, इन करीब करीब 6 महीनों में आज ईरान कह रहा है कि हमने ना सिर्फ रफ्तार बढ़ा ली मिसाइलों की, बल्कि मारक क्षमता बढ़ा ली, और बल्कि एक टारगेटेड अब मिसाइल बना लिए। तो खामेनेई साहब ने वो इस्लामी धर्मगुरु से निकलकर एक लीडर की तरह भी काम किया है। यही अमेरिका की चिंता भी है। बिल्कुल यही कारण है कि जितने भी एयरबेस है वहाँ पर उसको बचाने के लिए, जो कि ट्रंप अब नए तरीके से वहाँ पर टेक्नोलॉजी स्थापित कर रहे हैं कि जो हमला हो ईरान की तरफ से, जो भी मिसाइल वहाँ से छोड़ा जाए ईरान की तरफ से, तो उससे बचने के लिए उन्होंने इस तरीके के टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और आने वाले समय में खबर ऐसी भी आ रही है कि सभी एयरबेस पर इस टेक्नोलॉजी को स्थापित कर दिया जाएगा, और ये मोबाइल लॉन्चिंग पर ही निर्भर करता है। यानी कि ये पहले संकेत दे देगा, मतलब वहाँ पे मिसाइल अगर अटैक के लिए वहाँ पर छोड़ा जाता है मिसाइल, तो यहाँ पर तुरंत इनको पता चल जाएगा कि ये जो मिसाइल है इस जगह पर गिरने वाली है। बिल्कुल, मतलब सिस्टम को इस तरह से किया जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, जिसका जिक्र होता है तो इजराइल का हमेशा हम कहते हैं, या जैसे हमारे पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, इस तरह का डिफेंस सिस्टम वो अपने हर जगह, जो नेवल बेस है, मिलिट्री बेस है, एयरफोर्स के बेस है, वहाँ वो लगा रहा है। तो आज की जो मेन पॉइंट रहे कि एक जश्न मनाया जा रहा है, इसके क्या मानी है वो हमने आपके लिए डिकोड किया। एक ये हमने आपको बताया कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच की मुलाकात ये बहुत मायने रखती है। इसी के बाद तय होगा, ईरान ने जो करना था, बताना था, दिखाना था, वो कर चुका है, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर क्या करेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अमेरिका ऐसा लगता है टाइम बाय कर रहा है, हो सकता है इसके पीछे कोई रणनीति हो। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे भी इसी तरीके से इजी लैंग्वेज में हम आपके लिए डिकोड करते रहेंगे। नमस्कार।